नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पी जायसवाल युक्ति आईएएस पे आज सेकंड लेक्चर मैं आप ले रहा हूँ करंट अफेयर का ही। कल मैंने एक पहला टॉपिक जो पढ़ाया था उस टॉपिक को मैं आगे लेके बढ़ूंगा। तो कल मैंने जो पहला टॉपिक बताया था सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस के बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। तो आज हम दूसरा टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि इस रिपोर्ट का आखिर मतलब क्या है, ठीक है। कि द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्यों सरकार ने ये रिपोर्ट जारी किया है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर इसका मतलब क्या है, तथ्य क्या है, क्या इन सब चीज़ों का मतलब होता है। आप सभी जानते हैं कोविड का दौर चल रहा है, पूरी दुनिया त्राहिमाम है। कोरोना वायरस जो है लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है, हर सेक्टर पे इसका इफेक्ट पड़ा हुआ है। कल मैंने इकोनॉमिक्स में सब बताया भी था। आज हम दूसरा टॉपिक बात करेंगे द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 का। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपनी द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, जिस रिपोर्ट का नाम था ड्रग्स एंड और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम था, रिपोर्ट का नाम देख लीजिए क्या है, द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 में इस बात पर प्रकाश डाला है कि कोविड-19 के दौरान, यानी कि कोविड-19 का जो लॉकडाउन चला था, दौरान लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध जो लगे हुए थे उस समय पूरी दुनिया डिजिटल क्रांति तो चली रही है, लेकिन इसका यूज भी है तो मिसयूज भी है। तो लॉकडाउन प्रतिबंधों ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज कर दिया है। इस रिपोर्ट में दवाओं से आशय दवा नियंत्रण कन्वेंशन के तहत नियंत्रित पदार्थों और उनके गैर चिकित्सकीय उपयोग से है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान से पढ़िएगा कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने एक रिपोर्ट जारी किया है, एक प्रकाशित किया है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने इंटरनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी को तेज कर दिया है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दवाओं से ये आशय दवा नियंत्रण कन्वेंशन के तहत नियंत्रित पदार्थों और उनके गैर चिकित्सकीय उपयोग से है। अब हम इसकी बात करते हैं तथ्यों के बारे में कि क्या तथ्य है, क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तथ्य क्या है, ठीक है, तथ्य क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वर्ष 2010 से लेकर 2019 के बीच वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। ये कब की रिपोर्ट में बता रहा हूं, 2010 से लेकर 2019 के बीच में पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूं, वैश्विक जनसंख्या में बात करूं, तो वैश्विक जनसंख्या में देखिए कितनी बड़ी लत लगी हुई है। वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट मैं 2010 से लेकर 2019 के बीच का बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22% की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2020 की अगर मैं बात करूं कि दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोगों नशीली दवाओं का उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए 2010 से लेकर 2019 तक का था कि जो जनसंख्या है जो हमारी यूज कर रही है 22% की वृद्धि हुई है। और 2020 में सिर्फ अकेली दुनिया में 275 मिलियन लोगों ने, 275 मिलियन लोगों ने, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करिए खुद जानिए आप लोग, 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोगों ने नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे, ठीक है। नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए ओपीओईडी सबसे उत्तरदायी है। इस बात को ध्यान से देखिएगा कि नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए ओपीओइड सबसे अधिक उत्तरदायी है। और कोरोना वायरस महामारी के दौरान फार्मास्यूटिकल दवाओं के गैर चिकित्सा उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। तो देखिए हर चीज का यूज भी है तो मिसयूज भी है। आज दुनिया में सभी लोग आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है, हम आगे कि तुम आगे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हर व्यक्ति किस तरह यूज और मिसयूज कर रहा है, वो भी कोरोना महामारी जैसे समय में भी, जिस समय इस समय जीवन बचाना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हमेशा ऐसा काम करते भी हैं। तो वो रिपोर्ट का जो दावा किया जा रहा है उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारियों के लिए ओपीओईडी सबसे अधिक उत्तरदायी है। इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और बात करते हैं हम लोग कोरोना वायरस महामारी के दौरान फार्मास्यूटिकल दवाओं के गैर चिकित्सीय उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही साथ भांग अधिक शक्तिशाली है, किंतु
कम युवा इसे हानिकारक रूप में देखते भी हैं। इसको भी अगर किसी को जानना है तो जानिए, सब लोग जानते भी हैं इस बात को। पिछले 24 वर्षों में विश्व के कुछ हिस्सों में भांग की क्षमता 4 गुना तक बढ़ गई है। वैसे भांग के बारे में सब लोग जानते होंगे, जो लोग उत्तर भारत के होंगे वो सभी जानते हैं, खैर ये बताने वाली बात नहीं है। और बहुत प्यारा एक गाना भी आया था, खैर अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी जो मूवी था कि खैके, नहीं छोड़ो, मैं उस मूवी में बात नहीं करूंगा, चलिए मैं सिर्फ मुद्दे पे बात करूंगा। चलिए, पिछले 24 वर्षों में भांग के विश्व में 24 वर्षों में विश्व के कुछ हिस्सों में भांग की क्षमता 4 गुना तक बढ़ गई है। और यहां तक कि भांग को हानिकारक, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, जो भांग के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं उस भांग के बारे में देखिए कि पिछले 24 वर्षों में विश्व के कुछ हिस्सों में भांग की क्षमता 4 गुना तक बढ़ गई है। और यहां तक कि भांग को हानिकारक मानने वाले किशोरों की संख्या में भी 40% तक की गिरावट आई है। भांग में प्रमुख मोनोसक्रिय घटक, ठीक है, डेल्टा 9 THC लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो देख लो भांग पीने वालों, देख लो ये स्थिति है। तो पिछले 24 वर्षों में जैसे मैंने कहा कि कुछ भागों में भांग की क्षमता 4 गुना तक बढ़ गई है। और यहां तक कि भांग को हानिकारक मानने वाले किसानों की संख्या में भी 40% तक की गिरावट आई है। इस बात को देख लीजिएगा। और भांग में प्रमुख मनोसक्रिय घटक डेल्टा 9 THC लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके कारण पे, क्या कारण है। भांग उत्पादों का आक्रमण, विपणन और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है। बढ़ती वेब आधारित जो आज के नशा जो है, बढ़ती वेब आधारित बिक्री वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग के पैटर्न को बदल सकती है। ऑनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक भी पहुंच पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। और डार्क वेब पर प्रमुख दवा बाजारों की कीमत लगभग $315 मिलियन सालाना हो गई है। इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिए और यही कारण है इसके। एशियाई देश मुख्य रूप से चीन और भारत वर्ष 2011 से 20 के दौरान विश्लेषण किए हुए 15-19 प्रमुख डार्कनेट बाजारों में बेची जाने वाली दवाओं में शिपमेंट से जुड़े हुए हैं। ये स्थिति है एशियाई देशों की, इसको पढ़िएगा आप लोग। इसके साथ ही साथ डार्क वेब पर नशीली दवाओं के लेन देन में कैनाबिस या भांग सबसे प्रमुख है। और सामान्य वेब पर नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ तथा सिंथेटिक दवाओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की बिक्री भी शामिल है। तो ये इसके मुख्य कारण है। ये स्थिति देख लीजिए कि भांग उत्पादों का आक्रमण और विक्रमण सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से हुआ जा रहा है। बढ़ती वेब आधारित बिक्री वैश्विक नशीली दवाओं के उपयोग के पैटर्न को भी बदल सकती है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन बिक्री के साथ दवाओं तक भी पहुंच पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। और डार्क वेब पर प्रमुख दवा बाजारों की कीमत लगभग $315 मिलियन सालाना पहुंच गई है। एशियाई देश मुख्य रूप से चीन और भारत वर्ष 2021 से लेकर 20 के दौरान विश्लेषण किए गए 19 प्रमुख डार्कनेट बाजारों में बेची जाने दवाओं में शिपमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी कंपनी थी। अब हम बात करते हैं सकारात्मक ट्रेंड के बारे में। महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी के उपयोग में वृद्धि और टेलीमेडिसिन जैसी सेवा वितरण के अधिक लचीले मॉडल के माध्यम से नवाचार को गति दी गई है। इसके साथ ही साथ जिसने स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुंचने और उसके इलाज करने में सक्षम बनाया है। अगर हम सकारात्मक बात करें, हालांकि दोनों पक्ष है, नकारात्मक और सकारात्मक, लेकिन अगर हम सकारात्मक बात करें तो सकारात्मक ट्रेंड है टेलीमेडिसिन से संबंधित जो चल रही है, जो उपचार चल रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को और आसान बना दिया है। तो महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी के उपयोग में वृद्धि ने टेलीमेडिसिन जैसे सेवा वितरण के लिए अधिक लचीले मॉडल के माध्यम से नवाचार को गति दी है, जिसने स्वास्थ्य पेशेवरों को अधिक रोगियों तक पहुंचने और उसके इलाज करने में सक्षम बनाया है। इसके साथ ही साथ वैश्विक बाजार में यानी कि ग्लोबल मार्केट में उभर रहे नए नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की संख्या वर्ष 2013 में 163 से गिरकर 2019 में 71 हो गई है। तो ये भी आप लोग को जरूर जानना चाहिए कि कहीं पॉजिटिव है तो कहीं निगेटिव भी है। ओपीआईडी के उपयोग संबंधी विकारों वाले लोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली ओपीआईडी दवा सुलभता से उपलब्ध है, क्योंकि विज्ञान आधारित उपचार अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो ये देख लीजिए, ये मुख्य सकारात्मक ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय क्या कहता है, यूएनओडीसी क्या कहता है। वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का जो रिपोर्ट है, जो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1997 में हुई थी। और 2002 में इसे ड्रग्स और अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के रूप में इसे नामित किया गया है। इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग, क्राइम प्रिवेंशन
एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन के संयोजन में की गई और यह ड्रग कंट्रोल पर अपराध रोकथाम की दिशा में कार्यरत है। तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का रिपोर्ट क्या कहता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, कब इसकी स्थापना क्रियान्वित किया गया था, कब इसे नामित किया गया था, इसकी स्थापना में कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कि दोनों के संयोजन से की गई थी, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम भी था और इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र अपराध और नियंत्रण आपराधिक न्याय विभाग भी इसके संयोजन में की गई थी और यह ड्रग कंट्रोल और अपराध रोकथाम की दिशा में कार्यरत है। अन्य प्रयास भी किए गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए। प्रतिवर्ष 26 जून को, बेटा कब किया जाता है, 26 जून को, ध्यान से पढ़िएगा, 26 जून को प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है बेटा, 26 जून को किया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जून को नशीली दवाओं के उपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। सिंगल कन्वेंशन नार्कोटिक्स एक एक्ट आया था, 1961 भी आया था, ये भी देख लीजिए। कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 में आया था, ये भी देख लीजिए। कन्वेंशन ऑन इलिसिएट ट्रैफिक ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आया था 1988 में, इसको भी आपको जानना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत उपयुक्त तीनों का हस्ताक्षर करता है। कौन कौन से तीनों बेटा, ये तीनों जो मैंने आपको बताया, 1961, 1971 एंड 1988। सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 का एक्ट है, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971 का एक्ट है, या कन्वेंशन ऑन इलिसिएट ट्रैफिक ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है 1988। इन तीनों पे भारत ने हस्ताक्षर किया है, एग्रीमेंट किया है और इसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985 भी लागू किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जो ड्रग्स का जो मैंने रिपोर्ट बताया आप लोग को, ठीक है, द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आया था, इस रिपोर्ट में क्या कहता है सब मैंने इस पे बताया आप लोगों को, तथ्य क्या है वो भी बताया, पूरी दुनिया में किस तरीके से लोग जो है किस तरह से एडिक्ट होते जा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन सी दवाई यूज की जा रही है, किसानों में कितना वृद्धि हुआ 2010 से 2019 से 2020 2000 भारत में बताया बात किया, एशिया के बारे में मैंने बात किया, डार्कनेट के बारे में मैंने बात किया, ऑनलाइन बिक्री के बारे में मैंने बात की। सब चीज़ों को आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट में, सकारात्मक ट्रेंड क्या है इसके, टेलीमेडिसिन के बारे में जैसे बताया सकारात्मक है, ठीक है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थों की संख्या कितने से कितना बढ़ी है ये मैंने आपको बताया, ठीक है, ओपीओआईडी संबंधी उपयोग संबंधी तथ्यों के बारे में मैंने बताया, ड्रग्स और अपराध में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का रिपोर्ट के बारे में मैंने डिस्कशन किया, कब स्थापना की, कब क्रियान्वित हुआ, अन्य प्रयास जो जो किए हैं वो देख लीजिए, कब मनाया जाता है 26 जून को, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, और 3 कन्वेंशन जिसमें भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया, भारत ने हस्ताक्षर किया है, सिंगल कन्वेंशन 61, 71 और 88 वाला, इसको देख लीजिएगा, भारत उपयुक्त तीनों का हस्ताक्षर करता है, ये भी देख लीजिएगा, और एक्ट जो है 1985 लागू किया गया है। तो ये रहा आज का दूसरा जो टॉपिक था, जैसे मैंने कल पहला टॉपिक बताया था, दूसरा आज का जो टॉपिक था द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा बेटा, और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से युक्ति आईएएस परिवार आप लोग के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पूरा डिटेल के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे बिहार पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे इंटरव्यू हो किसी का, हर सेक्टर में आपको युक्ति आईएएस परिवार आपका हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। तो बने रहिए युक्ति परिवार के साथ, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो ये देखिए खूबसूरत सा कुछ नंबर दिया हुआ है, इस नंबर का आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं, ये चारों नंबर कोई भी नंबर पर आप लोग सदुपयोग कर सकते हैं। अगर कोई भी इंक्वायरी लेना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग हमसे रूबरू होकर, मतलब हम लोगों से कांटेक्ट, युक्ति परिवार से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद।